मनोज जोशी एक वर्सटाइल एक्टर हैं। नाटकों से अपनी यात्रा शुरू करने वाले और खास करके मराठी नाटक से यात्रा शुरू करते हैं गुजरात के, और महाराष्ट्र से अपना नाटक की शुरुआत करते हैं मराठी नाटक से, और फिर गुजराती में नाटक करते हैं, फिर हिंदी में नाटक करते हैं और सिनेमा में आते हैं। और सिनेमा में भी वो अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, टीवी में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। मनोज जोशी जो हैं उनको पद्मश्री मिला है और वो रायपुर आए हुए थे यहाँ पर एक कार्यक्रम में जो भी थिएटर से संबंधित था और जिसको जो है संस्कार भारती ने आयोजित किया था। तो चलिए मनोज जोशी के बारे में उनसे जो कलाकारों ने बातचीत की, महाराष्ट्र मंडल ने यह अवसर उपलब्ध कराया रायपुर के कि वहाँ पर रायपुर के और आसपास के कलाकारों ने, संस्कृति कर्मियों ने उनसे बातचीत की। उस बातचीत को हम देखेंगे। इसके पहले मनोज जोशी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मनोज जोशी का जन्म 14 दिसंबर 1965 को हुआ। उनके पिता संस्कृत नाटक करते थे और वो लगातार जो है उन्होंने 2018 में भारत सरकार ने जो है उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। गुजरात के अड़ालज में जन्मे मनोज जोशी अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत, जैसा मैंने कहा कि वो थिएटर से की, फिर वो लगातार फिल्म और उसमें आते रहे। उन्होंने अब तक चाणक्य जो उनका सबसे चर्चित नाटक है उसके 36 वर्षों में 1724 वो कर चुके हैं और 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया है। कई धारावाहिक लोकप्रिय में उन्होंने काम किया है और वो लगातार पढ़ते लिखते हैं। चूंकि चाणक्य के रोल को करते हैं तो उनका रुझान चाणक्य के को लेकर है और वो लगातार जो है बहुत सारे ऐसे नाटक कर रहे हैं। उन्होंने गांधी पे किया है, युग पुरुष, और बहुत सारे नाटकों को उन्होंने उसमें काम किया है, चाहे वो गुजराती हो, हिंदी नाटक हो, सब में जो है उन्होंने सामाजिक ऐतिहासिक विषय पे जो आधारित नाटक है। इसके बाद उन्होंने हंगामा जो फिल्म आई थी 2003 में, उसमें कॉमेडी की भूमिका निभाई। फिर हेरा फेरी में 2000 में उन्होंने कॉमेडी की, भूल भुलैया में उन्होंने कॉमेडी की, और फिर वो लगातार जो है विवाह नामक फिल्म में काम किया। कई फिल्मों में, कई टीवी सीरियल में वो काम करते रहे। मनोज जोशी वर्तमान समय में देश की सीमाओं को उसी तरह सुरक्षित करना चाहते हैं जैसा कि चाणक्य कहते हैं। वो अपने इंटरव्यू में, बातचीत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बहुत सारी चीजों को बताते हैं। वो अपनी यात्रा को बताते हैं और कहते हैं कि मैं नाटक जो है वो लगातार करते रहें। अगर दर्शक नहीं आते और आप अच्छी स्क्रिप्ट लेके अच्छे से नाटक करेंगे तो धीरे धीरे दर्शकों का एक वर्ग आपके साथ जुड़ता जाएगा। और ऐसा ही होता है क्योंकि हमने अपनी शुरुआत नाटकों से की और फिर धीरे धीरे हमारे दर्शक जुड़े। यही वजह है कि चाणक्य जैसा जो है 1724 उसके होते हैं। और वो कहते हैं कि मैं फिल्मों में भी अंतिम समय तक उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। जब डबिंग होती है तो उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन के जरिए मैं अपनी ये कोशिश करता हूँ कि वो बेहतर हो। तो लगातार अपने को परिमार्जित करने की बात करते हैं, पढ़ने लिखने की बात करते हैं और देश के हालात पर भी बात करते हैं। तो ऐसे मनोज जोशी क्या कुछ कह रहे हैं संस्कृति कर्मी, रंगकर्मियों से महाराष्ट्र मंडल में चर्चा के दौरान, तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं। पिछले कई समय से हम लोग छत्तीसगढ़ में जो हमारे रंग साधक हैं उनसे, जो हमारे नामवंत कलावंत आते हैं यहाँ हमारे रायपुर में, उनसे एक भेंट वार्ता रखते हैं। उसी के तहत हमने ये एक छोटा सा आयोजन किया है आज के कार्यक्रम के पूर्व में। तो अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर, समय चुराकर हमारे लिए आदरणीय मनोज दादा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले रंग साधकों की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। 3 दिवसीय रंग संस्कार आयोजन के अंतर्गत जो पहला आयोजन था वो हमने इसी महाराष्ट्र मंडल के हॉल में किया था। 3 दिवसीय आयोजन स्वर्गीय अशोक चंद्राकर जी हमारे संस्कार भारती से जुड़े थे, उनकी स्मृति में ये आयोजन होता है। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि महाराष्ट्र मंडल ने उस प्रथम आयोजन में अपनी प्रस्तुति दी। हमारे महाराष्ट्र नाट्य मंडल के सचिव आदरणीय प्रसन्न निमोनकर जी के निर्देशन में वो प्रस्तुति, और इस वर्ष मेरे रंग गुरु आदरणीय प्राध्यापक अनिल कालेले सर का रंग सम्मान हमने वहाँ संस्कार भारती के इसमें पूरे प्रदेश में वरिष्ठ रंग निर्देशक के रूप में किया है। और मैं एक छोटी सी औपचारिकता ज़रूर चाहूँगा। मैं महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष से निवेदन करूँगा कि शॉल, श्रीफल और
सूतमाला के साथ में हमारे आज के अतिथि का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ रंग साधक आदरणीय डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा सर और जयप्रकाश शर्मा सर है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आदरणीय मनोज जी का सवाल श्रीमत से स्वागत करें। जयप्रकाश साहब ने साहब के साथ काम किया है। हमारे साथ में हमारे इस रंग संस्कार महोत्सव के संरक्षक आदरणीय योगेश अग्रवाल जी हैं। मेरे गुरुवर आदरणीय प्राध्यापक अनिल कालेले सर, महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय काले जी और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ रंग साधक आदरणीय डॉक्टर योगेश चौबे सर हैं। जैसा कि हम लोग करते हैं, पहले हम सब यहाँ उपस्थित हुए तो सब लोग एक सिरे से अपना छोटा सा परिचय कर लें और फिर हम सब के बीच में जो संवाद होने हैं वो सीधे हम प्रारंभ कर देंगे। हमारे पास समय बड़ा कम है क्योंकि यहाँ से सीधे हमने रंग मंदिर के लिए प्रस्थान करना है और वहाँ पर आज जो हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत, इसके पहले हमने एक और 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जिसमें अहिल्याबाई ये 3 शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। उसमें हमारे प्रदेश के रचनाकारों ने जो कुछ नए हैं कुछ पुराने, उन्होंने अहिल्याबाई के जीवन को लेकर के कुछ रचनाएं की हैं। आज हम उसका भी वहाँ पर वाचन करेंगे और उसके बाद एक नाटक पेंगेज देंगे। चलिए सीधे बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान परिचय चला जाएगा। चाणक्य नीति किस तरह से आपको लगता है कि इस पूरे अभी नए परिदृश्य में किस तरह से उसको देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र मंडल का रायपुर का आभार व्यक्त प्रकट करता हूँ कि आप सब लोगों के साथ मुलाकात करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं साहब आपके उत्तर पे आता हूँ। क्या है, मैं कोई इतिहासविद नहीं हूँ, न मैं कोई कूटनीतिज्ञ हूँ, लेकिन एक अभिनेता जब किसी भी पात्र को आत्मसात करने का प्रयत्न करता है, न चाणक्य का कोई फोटो है, न चाणक्य की कोई रील है, न चाणक्य की कोई वीडियो है। 2500 वर्ष पूर्व एक शिक्षक है जो आज के अफगानिस्तान में, बाद में अफगानिस्तान में जो गांधार राज्य था, ईरान तक सटी हुई कहानी सारी सीमाएं थी, और वहां का राजा आम्भी जहां तक्षशिला विद्यापीठ था, नालंदा भी बाद में हुआ, तक्षशिला विद्यापीठ में बहुत लोग वहां पढ़ने जाते थे। चाणक्य भी वहां पढ़ते पढ़ते, वो चणक ऋषि के पुत्र थे, कुटल नाम का गोत्र था, इसलिए कौटिल्य और अर्थशास्त्र उन्होंने बाद में लिखा। अब वो अर्थशास्त्र क्या है? राजा अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करे और जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति को सारी सुविधाएं और प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। ऐसा मानने वाला व्यक्ति कैसा होगा? और सारे नीति शास्त्र, जितने भी नीति शास्त्र उनके पहले थे, उनका खंडन करके उन्होंने अपना मत जो प्रदर्शित किया वो कौटिल्य अर्थशास्त्र है। तो उसमें
उन्होंने व्यवस्था हो, मंत्री का व्यवहार कैसे होना चाहिए, संतरी का व्यवहार कैसे होना चाहिए, कर कैसे लेने चाहिए प्रजा से, किस प्रकार के कर लेने चाहिए, कृषिकारों से कौन से कृषिकारों से कर लेनी चाहिए, और कूटनीति और युद्ध नीति। अब आप सोचिए कि ईसा पूर्व 320 बीसी में जब सिकंदर अलेक्जेंडर वहां से ग्रीक से निकलता है, जो एरिस्टोटल का शिष्य, उसका शिष्य प्लूटो का, वहां से निकलता है विश्व विजेता बनने के लिए, और मिस्र में आता है, जो मिस्र आज कहते हैं। तो वहां आम्भी को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा आदमी आया है। उस समय चाणक्य वहां कुलपति थे। उन्होंने कहा, भाई ये आएगा और तुम्हें भी समाप्त करेगा और अंदर जाएगा, तो पहले सीमाएं सुरक्षित करो। अब उसने बात नहीं मानी। उसके बाद में जब मतलब गांधार से जो आज का पाकिस्तान है, स्वात है, और हमारा पंजाब है, तब तक पोरस का राज्य था। और पोरस पराक्रमी थे, उन्होंने 11 बार आम्बे को हराया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक शिक्षक क्या सोचता है कि ये सीमाएं सुरक्षित नहीं रही, ये अंदर घुसेगा, कल्चर नष्ट करेगा, संस्कृति नष्ट करेगा, और ये जो खंड खंड में बटा हुआ जो राष्ट्र है, जो राजा है, वो केवल अपने स्वार्थ में ही मगन है। तो इस राष्ट्र को एकछत्र राष्ट्र या संकल्पना जो है, तो उन्होंने प्रथम लाई। और आज जो जाति भेद और जातियों का जो विभत्सीकरण हुआ है, वो उस समय नहीं था। वो कितना भी बोले, भगवत गीता में भी कर्मानुसार 4 वर्ण पड़े, तो न किसी वेदों ने लिखा है, न भगवत गीता ने लिखा है, न चाणक्य ने लिखा। एक दासी पुत्र जिसे शूद्र माना जाता है, उस शूद्र को, शूद्र मतलब दासी पुत्र है, इसलिए कोई मतलब ये 4 वर्ण थे कर्मानुसार। लेकिन अगर जाति भेद होता तो चंद्रगुप्त को क्या वो सम्राट बनाते क्या? ये विचार करने जैसी बात है। मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो बात कितनी सांप्रत है। उसी प्रकार से ये जितनी युद्ध नीति है, कूटनीति है, कि शत्रु को कभी भी सामान्य नहीं समझना चाहिए। मित्र किसे किया जाए, किस लिए मित्र, किस प्रकार का मित्र होना चाहिए, और हमेशा सजग रह के मित्रता करनी चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखी है। परिस्थिति का वो कैसे किया जाए, आकलन कैसे किया जाए। अब आप सोचिए कि कौटिल्य अर्थशास्त्र या कौटिल्य नीति या चाणक्य नीति का पाठ ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान का सैन्य भी चाणक्य नीति का ये करता है, अध्ययन करता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमें हमारी ही चीजें हमको कभी पढ़ाई ही नहीं गई, हमको कभी बताया ही नहीं गया। नहीं, वो तो गीत है। मतलब ये रोमिला थापर एमए में पुस्तक लिखती हैं इतिहास का,
उसने जरासंध को मार दिया और महाभारत काल्पनिक है मार दिया। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करने नहीं बैठा कि अपने को जो नियोजित चाहिए ऐसा इतिहास हमको पढ़ाया गया, अपने को जो चाहिए वैसा इतिहास पढ़ाया गया। और ऐसे महापुरुष कि जिन्होंने इस राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है, और वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि इति, ये शुक्र की नीति है, ये बृहस्पति ऐसा बोलता है, ये विदुर ऐसा बोलता है, मैं ऐसा बोलता हूं, ये मेरा है। तो ये नीति केवल चाणक्य की अकेले की नहीं है, ये वर्षों से हमारे सनातन काल से चलती हुई आई नीति है। तो उस नीति को मतलब उस वक्त उन्होंने सीमाओं को सशक्त बनाने के लिए कहा, और वो निकल पड़ा शिक्षक, एक अकेला शिक्षक, इस विचार से इस भारतवर्ष को कैसे संगठित किया जाए, कैसे एकत्रित किया जाए, और कैसे एकछत्र शासन किया जाए। आप सोचिए, एक ये विचार कि सिकंदर आया उसको भगाना, फिर पोरस के पास यहां वहां सब कुछ गए, और फिर सेंटर मगध को चुना। वनवासियों को पहला सैन्य बनाया। आज जो छत्तीसगढ़ या जो भी रेड कॉरिडोर से हम परेशान थे इतने साल, ये किन्होंने बनाया, किसने बनाया? उस अंग्रेजों के ही व्यवस्थापन ने ये हमको दिया। जातिवाद भी उन्होंने ही दिया, सब कुछ उन्होंने किया। उस समय 8वीं कौम का सैन्य पहले चंद्रगुप्त का कैसे बनाना चाहिए? 8वीं कौन है? जो वन में रहते हैं, उनसे हम क्या प्राप्त करें? बारीकी से लिखा हुआ है। और शत्रु को कभी भी सामान्य नहीं समझना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और कैसे समय आने पर उस पर आघात किया जाए, सारी बातें लिखी हुई है। तो चाणक्य जो है वो केवल वहां नहीं, उस समय नहीं, आज भी उतनी ही सांप्रत है। देखिए, सीमाओं को सुरक्षित करने की बात उन्होंने उस समय की। आज मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं किसी पार्टी का, मैं जो देख रहा हूं आप भी देख रहे हैं कि 2014 से लेकर 2025 तक इतने शस्त्र कब खरीदी की गई थे भारत? जो बात स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने की थी इतने वर्षों पहले, भारत को पहले सीमाओं से सुरक्षित करो। नेहरू जी ने चाइना ऊपर जो विश्वास किया, वो विश्वास कितना भयानक था, उसका जो नुकसान है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। कि जो प्लेसमेंट हमको चाहिए थी वो हमने लेते हुए चाइना को दे दी, उदार मतवादी। क्या भुगता हमने? आज वही चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है। तो मित्रता किससे की जाए, किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, आज कूटनीति की दृष्टि से भारत पहले देखिए, अब देखिए। और मैं वापस चाणक्य के पास आता हूं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। अशोक के कार्यकाल तक, मतलब एक 150 वर्ष का जो काल था, वो काल तक कोई भी परकीय आक्रांता भारत पर आक्रमण करके नहीं आया था। उसके बाद सारे आए, मतलब महाभारत समय में थे, पर्शियनों का भी उल्लेख है,
की आक्रामकता बाद में हिम्मत नहीं की, इतनी जड़ बेसरा व्यवस्था उन्होंने की थी कि ग्रीकों के साथ भी देखो भगाया, सेल्यूकस यहां बैठा, तो उन्होंने किस प्रकार से ग्रीकों के पास से क्या लेना है, हमको ग्रीकों को क्या लेना है। वैसे अगर देवताओं के साथ या उनके साथ जोड़ा जाए तो बहुत साम्यता है हमारी और ग्रीक संस्कृति। जैसे भीम का विवाह हिडिंबा से करवाया भगवान श्री कृष्ण ने, विदर्भ से रुक्मिणी के साथ स्वयं विवाह किया, अर्जुन का विवाह किससे करवाया? ये अगर सोचे तो चंद्रगुप्त का विवाह किससे करवाया? सेल्यूकस की बेटी के साथ। क्यों करवाया? तो ये सारी चीजें हैं जो युद्ध नीति, कूटनीति और हमारे देश का संरक्षण, उस पर आज भी अगर पढ़ेंगे तो वो उतना ही चाणक्य सांप्रत था, सांप्रत है और सांप्रत रहेगा। ऐसा है कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, ऐसा है नहीं। दूसरा, जो प्रांतीय ब्रिज है, जैसे अभी संस्कार भारती ये काम कर रही है कि भैया रंग संस्कार ये नाम है, तो वो ब्रिजिंग, चलो नए कलाकार हैं या पुराने कलाकार हैं, लेकिन वो अगर कुछ फॉर एग्जाम्पल अभी मुंबई क्या है कि एक उद्योग भूमि है, इसलिए वहां हिंदी थिएटर भी होता है, गुजराती भी होता है, मराठी भी होता है। तो मैं ऐसा कहूं कि थिएटर को लोकभोग्य बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? देखो, मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि कोई भी चीज की शुरुआत हमसे हो। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 10 प्रेक्षक है, 10 प्रेक्षकों के सामने एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, मैं वहां करता हूं, वो 10 के 50 होंगे, 50 के 100। क्या है, हम हार जाते हैं, हार के फिर छोड़ देते हैं। ये भी उसका अनेक कारणों में से एक कारण है। और दूसरा, अगर उसके अंदर का सत्व अगर सुपर हो, सॉलिड हो, तो वो 50 प्रेक्षक है ना, दूसरे 100 प्रेक्षकों को कहेंगे। ऐसा मेरा अनुभव है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पनपता नहीं। अमेचर है ना, प्रोफेशनल तो हो नहीं पाया अभी तक। नहीं, प्रोफेशनल इसलिए नहीं हुआ कि हमने उसको उस तरह से कभी कैटर ही नहीं किया। ये भी है, मतलब ये भी एक पक्ष है, ये भी एक पक्ष है। तो मैं ऐसा कहता हूं, चलो मराठी यहाँ ऑडियंस है, मराठी महाराष्ट्र मंडल, तो वो लोग भी तो हिंदी देखेंगे ना, मराठी देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम उसको उस प्रकार से छोटे छोटे 1-1 घंटे के 2 नाटक और ऐसे विषय जो टच करे। ठीक है, यहाँ के रंग कर भी लो, कोई बाहर का एक ये बुलाओ, निर्देशक बुलाओ, बोलो कि एक नाटक आप डायरेक्ट करो, चाहे वो एमपी से बुलाओ, चाहे वो महाराष्ट्र से बुलाओ। दूसरा, उनके साथ में उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म आए, नॉट कमर्शियलिज्म। वो कलाकारों के अंदर, सेट के अंदर, म्यूजिक के अंदर, उसके लिए वर्कशॉप भी आयोजित करें, 15-15 दिन की, 10-10 दिन की, और उसका सातत्य रहना चाहिए। तभी जाके क्या होगा, एक मूवमेंट बनेगी, और वो मूवमेंट ही
ये रूप लेगी। मैंने जब चाणक्य किया ना, मुझे मेरा कोई नाम भी नहीं था, मैं करते गया। मैं मेरे उदाहरण से खुद के पैसे जो भी कमाता था वो डाल के मैंने नाटक किया। 1 रुपए की किसी की स्पॉन्सरशिप आज तक न सरकारी अनुदान, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ। कोई एक व्यक्ति मिला, भैया ठीक है, मैं आर्थिक में सहायता करता हूँ, नो प्रॉब्लम, उसके पैसे वापस देने। 36 वर्षों में 1724 प्रयोग हुए उसको, और ईश्वर की दया से सातत्य पूर्ण जो एक नियम था कि करना ही, उसकी वजह से कहीं भी मैं शो करता हूं वो हाउसफुल ही होता है। या आज आप बोलेंगे कि नहीं आपने फिल्मों में काम किया इसलिए, नहीं, मेरी प्रतिमा बनी है रंगमंच की कारण। मैं आज जो कुछ भी हूं वो रंगमंच के कारण। मैं फिल्मों के कारण नाटक नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भी प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा लोगों को यहाँ पे, और थोड़ा आदान प्रदान भी करना पड़ेगा। कौन सा नाटक कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, किसको बुलाएं, ये करना पड़ेगा, और तब जाके एक मूवमेंट बनेगा। और मैं बहुत सकारात्मक आदमी, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा हो। सर ऐतिहासिक फिल्मों को शूटिंग करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, तो वो शूटिंग होने के बाद डबिंग होती है। हाँ, तो उसका इम्पैक्ट कायम रखने के लिए सर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो पात्र आपने निभाया है, डबिंग में आप उसकी जो त्रुटियां हैं वो पूर्ण कर सकते हैं, उस कैरेक्टर को और भी निभा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और वो आपको इनैक्टमेंट उसी धार का करना पड़ता है, करना पड़ेगा। सर बैठे बैठे में तो रिकॉर्डिंग बैठे नहीं करता, मैं तो खड़े से अरे भैया इसीलिए तो कलाकार है। मैं एक बात बताता हूं, जो नहीं है यहाँ कुछ नहीं है। मैं वहां परफॉर्मेंस देख रहा हूं कि ये गुस्से में है, ये इमोशनल है, तो उस भाव को फिर से प्रकट करना उतनी तीव्रता से, तो वो सीन में वापस ही कर रहा हूं, और उसमें जो रह गया है, अरे नहीं यार ये ऐसा थिएटर का आदमी होगा ना, रंगमंच किया होगा, वो रिपेयर करता ही जाएगा। और टिपिकल फिल्म का होगा, हो गया चलना ऐसे। ये मैं मेरे हिसाब से बता, ये करते हैं भूख, जिसकी भूख बहुत है, जो संतुष्ट नहीं, जो असंतुष्ट है वो अच्छा गला। ऐतिहासिक घटनाएं उनपे जो बनी है पिक्चर, उनको छोड़ दिया जाए तो मौलिकता करीब करीब आपको नहीं लगती कि खत्म हुई हमें हिंदी फिल्मों में? हमने चोरी की है आजकल। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ कि हमने लिया क्या हॉलीवुड से लिया? अरे मुझे एक बात बताइए, पहले इंग्लिश पिक्चरों की कॉपी होती थी, हाँ, फिर दक्षिणात्य पिक्चरों की कॉपी होती थी, रीमेक चला, फिर कॉपी होना बंद हो गई तो बोले अभी दुकान नंबर 1, दुकान नंबर
1, दुकान नंबर 2, दुकान नंबर 3 वो चलने लगा। क्योंकि फिर उसमें क्या होता था कि जो चंदन था वो तो घिस गया, फिर लकड़ी घिस रहे हैं, तो चंदन की सुगंध कहां से आएगी उसमें? मैं इसलिए बोल रहा हूं सर कि मौलिकता नहीं है ऐसा नहीं है, कहीं कहीं है, मृतप्राय है वो। बट क्या होता है कि भेड़चाल में वो बेचारे को कोई तो अभी क्या हुआ है कि अभी एक रियलाइजेशन के टर्माइल पॉइंट एक है, एक 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 क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अपसाइड डाउन। हाँ, टर्न अराउंड टाइप तो वो हो रहा है। ऐसा मेरा अपना अनुमान है कि ऐसा नहीं है कि मौलिक चिंतन करने वाले लोग नहीं हैं, संख्या कम है। न संगीत में है न गीतों में सभी में, सभी में, मैं इसलिए तो बोला ना कि ये कट पेस्ट करो, इट इज कॉल्ड कमर्शियल आर्ट। सर जैसे आप ज्वलंत विषयों पर अपने विषयों मतलब जैसे मूवी बनती है आपकी, कुछ ज्वलंत विषय रहते हैं और कुछ काल्पनिक विषय रहते हैं, तो उसमें जब आप काम करते हो तो आप अपने आप को कैसे मतलब प्रेजेंट करना है, या मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, कैसे आप ये सारा निर्देशक पर डिपेंड करता है। निर्देशक, क्योंकि हम निर्देशक की कठपुतली, फिल्म माध्यम निर्देशक का है, एक्टर दुय्यम, एक्टर माध्यम। फिर एक्टर को बुद्धि नहीं होती ऐसा नहीं, एक्टर बुद्धिमान ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा इन द सेंस वेल रेड होना चाहिए एटलीस्ट, वेल रेड, वेल हर्ड। वो हो तो वो उसको पकड़ेगा, अपना आकलन करेगा, अपना अनुमान लगाएगा, अपना ऑब्जर्वेशन लगाएगा और उस पात्र को चिंता करेगा, और वो अपने मन से नहीं करता कभी गलत, उसको हक भी नहीं, और ऐसा स्वैराचार होना भी नहीं चाहिए। दादा, आपने बहुत से थिएटर में काम किया है, ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हैं और आज तक आप नहीं कर पाए, आगे आप करना चाहेंगे? विवेकानंद। क्या बात है। सर सबसे पहले थैंक यू सर, आपकी मूवीज हमारे लिए इस समय स्ट्रेस बस्टर का काम करती है, चाहे कचरा सेठ हो, मधुबाई गांधी हो, चाहे कॉलेज प्रोफेसर का कैरेक्टर हो। सर 2018 में आपने एक मूवी की थी, गुजराती मूवी नट सम्राट, और सर उसमें आपका अनुभव कैसा है कि ये एक ऐसी मूवी है जो स्टेज और कैमरा दोनों का मिक्सचर है? हाँ, वो मराठी फिल्म की रीमेक थी और मराठी नाटक का एक्सटेंशन था, बट यदि मुझे कोई पूछेगा तो मुझे नाटक ही अच्छा लगा था। अभी मौलिकता की बात हो रही थी, मौलिक फिल्में जो बनती हैं वो अपेक्षाकृत कम बजट की बनती है, अपेक्षाकृत जानी मानी उतने बड़े स्टार उसमें नहीं होते। नतीजा ये होता है कि जब ये फिल्में रिलीज होती है, बड़े बजट की फिल्में ज़्यादा स्क्रीन कवर करती हैं, ज़्यादा उनकी मोनोपोली रहती है, और स्थिति ये हो गई है कि संजय दत्त और सनी देओल को तक कहना पड़ता है कि इंडस्ट्री दो भाग में बढ़ गई है, कि किसी की दादागिरी चलती है। तो ऐसे में भी मौलिक फिल्में या इस तरह की फिल्में कैसे अपना स्थान बना पाएंगे? वो दादाओं को मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वो है काल्पनिक तो होंगे, मुझे नहीं मालूम। सॉरी, आपका क्या था? मौलिकता कैसी है? मौलिकता उनको सर स्क्रीनिंग नहीं मिलती ना। नहीं, ऐसा है सर कि स्टार ड्रिवन एक होता है स्त्री हट, एक होता है बाल हट, एक होता है राज हट, और एक होता है स्टार हट।
आई थिंक आपको जवाब मिल गया। थोड़ा उत्तर प्रदेश फाइल के बारे में बताइए, आपकी फिल्म आने वाली है। नहीं, वो आई, फिर सेंसर में भी उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे और अभी वो ओटीटी पे करने वाली। अभी तक आपने जितनी भी भूमिकाएं या नाटक में हो या फिल्म में हो, उसमें आप मन से कौन सी आपको अच्छी लगी और अभी आगे आप कौन सा करना चाहते हैं जो आपको दिखना है कि ये मैं बात बोलूं, जितना भी काम करता हूँ मैं मन से, दिल से और दिमाग से ही काम करता हूँ। इसलिए ये प्रश्न ही नहीं उद्भवता कि मुझे कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, कौन सी फिल्म अच्छी। ऐसी कोई भूमिका है जो आप करना चाहते हैं अभी? मैंने कहा अभी नाटक में काम कर रहा हूँ और इच्छा है मेरी कि वो हो, वो है विवेका की। चलिए ठीक है, बातचीत हम सबकी हो गई है और इसको यही हम इनाम देते हैं। वहाँ भी जाना है, बट मुझे तो बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप सभी साधारण आमंत्रित हैं। रंग मंदिर में 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का समापन है। मैं चाणक्य के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। आपने बहुत स्टडी की है उसकी। चाणक्य ने एक जगह लिखा हुआ है कि हमारे भारतवर्ष में, भारत भूमि में कितने जगह में हीरे पाए जाते हैं, उन्होंने उल्लेख किया है। और उन जगहों में हीरे अभी मिले हमारे पहले खंड में भी। ये चाणक्य के गौटे शास्त्र में उल्लेख है इस चीज़ का। अब कैसे उन्होंने स्टडी की बिना एरोनॉटिक सर्वे के कि यहाँ हीरे है, यहाँ पे ये मटेरियल, ये बड़ी अद्भुत बात है। चंद्रगुप्त का इतने सारे युद्ध के बाद जो राजाओं, जो स्वार्थी राजा थे, मदान्ध राजा थे, सत्ता लोलुप राजा थे, उनका निकंदन करना ये बहुत आवश्यक था। लेकिन उनमें से कई मित्र भी थे। तो जैसे अर्जुन को विषाद योग आया, वैसे चंद्रगुप्त को भी आया कि मैं मेरे मित्रों को मारूं और उनके अंगों के ढेरों पर मुझे सत्ता प्राप्त करनी है। तो ऐसी सत्ता की लालसा नहीं है मुझे, ये क्या कर रहा हूं। तब चाणक्य उसे कहते हैं विषाद योग अर्जुन का प्रवेश कर रहा है हृदय में। कुमार मौर्य, 2 कारणों से आपका विषाद योग अत्यंत अयोग्य है। आपका ये विषाद योग कुछ असमय उत्पन्न हो रहा है। कुमार अर्जुन को जो अनुभूति युद्ध से पूर्व हुई थी, आपको युद्ध पश्चात हो रही है। क्या आपकी राज्य लालसा ने यह अनुभूति युद्ध से पूर्व नहीं होने दी, या आपकी निर्बुद्धिता के कारण युद्ध से पूर्व युद्ध की भीषणता का ज्ञान नहीं हो पाया। अर्जुन के विषाद योग को काटने के लिए भगवान वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश किया, किंतु उनके पास समय, शक्ति और धैर्य अमर्याद थे। मेरे पास ना ही उतनी शक्ति है, ना ही उतना धैर्य और ना ही उतना समय। तुम्हारे इस विषाद योग को काटने के लिए मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारा शिरच्छेद कर दूंगा। और इच्छा भी नहीं, तुम्हें उन राजस्त्रियों के क्रंदन पीड़ा देते हैं पुत्र, उन राजस्त्रियों और उन विधवा आत्मिक स्त्रियों के क्रंदन नहीं पीड़ा देते तुम्हें, जिनके पुरुषों को मर्याद मात्र काट दिया जाता है। नहीं पसीजते उन निरीह कन्याओं के हतप्रभ चक्षु, उनके अश्रुओं से तुम्हारा भोजन नहीं हो जाता। क्षारयुक्त पुत्र चंद्रगुप्त, जो कन्याएं बलि चढ़ जाती है इन राजपुरुषों की लालायित इंद्रियों को, उन राजाओं के क्रंदन पीड़ा देते हैं पुत्र, उन राजाओं के। स्मरण रहे पुत्र, तुम्हारा राज्याभिषेक ना मैं करवा रहा हूं तुम्हारे या मेरे स्वार्थ में। तुम और मैं उभय उस परम पिता के कार्य में निमित्त हैं, जो केवल भारतवर्ष की लाक्षावत अबूद अपार बुद्धों के सुख का चिंतन करता है। तुम्हारी महानता की मुझे आवश्यकता है इस समय।
तुम्हारी क्षुद्रता मुझे मान्य नहीं है कदापि, स्मरण रहे। और चंद्रगुप्त, ये प्रणय भग्न तुम्हारा हृदय यदि संसार के कटु सत्यों को पचाने का सामर्थ्य न रखता, अथवा ये राजत्व की कटुता पचाने का सामर्थ्य यदि तुम में न हो, तो तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य, तुम भी सुमोहा के अग्निदह संस्कार के साथ अग्नि स्नान के लिए मुक्त हो। और स्मरण रहे चंद्रगुप्त, ये अबजो डॉलर की लाइन है, लेखक मिहिर भूता ने लिखी। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, राजा होना ये सुखी होने का मार्ग नहीं है कदापि, स्मरण रहे। धन्यवाद।